बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं और एम्प्लॉइज को कहीं जाने आने से भी रोका जा रहा है। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल कहते हुए ट्वीट भी कर दिया। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। आज जानेंगे कि बीबीसी का आखिरकार मालिक कौन है, कैसे होती है इसकी फंडिंग और कमाई, क्या है डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद और क्या कहते हैं इसको लेकर की गई कार्रवाई के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इससे पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और यह 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1996 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर्स के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। रॉयल चार्टर्स में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा हुआ है। इसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनने के लिए विविध, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथाकथित प्रोग्रामिंग प्रदान करनी आवश्यक है। बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई सन 1940 को किया था। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों तक समाचार पहुंचाने का था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो या फिर कोई भी ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौके पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी, जिसमें लोगों का भरोसा उन पर बनने लगा। 2001 में बीबीसी हिंदी.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाओं भी इससे जुड़ती रहीं। आखिरकार बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है, चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बीबीसी की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविज़न फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज़, बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती रहती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती रहती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविज़न शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है। बीबीसी ने सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम ऑथराइजेशन का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन भी सुधर जाएगी। बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा रहे हैं। यह कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या अन्य किसी कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। बीबीसी के ऑफिसों पर रेड के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का कहना है पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की जा रही है। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का आखिरकार विवाद क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 20 फरवरी को कहा था कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद ही इस तरह से नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटा लिया गया। इससे पहले भी कई बार बीबीसी विवादों के घेरे में और कवरेज में रही है, चलिए वो भी समझते हैं। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया के लिए पब्लिश की थी। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी को दिखाया गया था। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दे दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध का ये स्वर दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर
बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हो सका। 2008 में बीबीसी ने अपने ही एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी निकली। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया। 2017 में भी बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ रहा था, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन करने का फैसला कर दिया था। कोई भी समाचार चैनल अपने डॉक्यूमेंट्रीज, अपने शोज के वजह से हमेशा सुर्खियों में या चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन बीबीसी पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो भारत की छवि विश्व में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। मोदी द इंडियन क्वेश्चन में भी ये साबित करने की कोशिश की गई कि मोदी की जो छवि थी, गुजरात दंगों में जो उनकी भूमिका थी, वो कितनी हद तक जायज़ थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी इसको खारिज कर दिया है, लेकिन बीबीसी पर आईटी के छापे पड़ने क्या इस बात का भी सबूत है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ जाएगा या कोई भी मीडिया चैनल सरकार की बुराई करेगा तो उस पर ऐसे ही आईटी और आयकर के छापे लगते रहेंगे। देश में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए भारत एक संवैधानिक देश भी माना जाता है, जहां पे प्रेस को और आप सबको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, गलत नैरेटिव अगर आप सेट करेंगे और भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेस के ऊपर हमला एक ज़रूरी हमला नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।